नमस्कार, चौथी दुनिया इंटरनेट टीवी पर आपका स्वागत है। अन्ना कांसन आज 8वें दिन में चला गया और ये पूरा आंदोलन एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में आ गया कि जहां पे ऐसा लगता है कि सरकार या अन्ना की टीम जिसकी पहले पलक झपकेगी वो इस लड़ाई को हार जाएगा। आज हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी हैं। आप कल रामलीला मैदान में थे, क्या लग रहा है आगे क्या होने वाला है? हमको लगता है सरकार झुकेगी पूरी तरह से। समस्या कुछ ये हुई है कि श्रीमती गांधी का यहाँ ना होना, और एक तरह से मुझे लगता है कि ये जो प्रधानमंत्री हैं ये बिल्कुल सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। उससे एक चीज़ बड़ा इंडिकेशन मिलता है कि पिछली जो सरकार अभी तक जैसे भी चल रही थी वो सोनिया गांधी जी चला रही थी, क्योंकि सरदार जी को तो कुछ पता नहीं, कुछ मालूम नहीं है। और वो क्योंकि यहाँ नहीं है, न्यूयॉर्क में है। मेरा ये है कि कल दोपहर तक ये पार्लियामेंट में या तो इंडिपेंडेंट वो प्राइवेट मेंबर बिल के इंट्रोड्यूस हो जाएगा या वो कमेटी जो है वो दोनों वर्जन्स को डाल देगी। स्टैंडिंग कमेटी, एक जो मीटिंग हो रही है कल सभी दलों की, ठीक है, उसमें बैठकर ये हो रहा है कि डिसाइड वो। उसके बाद मेरे को लगता है कल शाम को 5-6 बजे कोई फैसला हो जाएगा, ताकि इस बेसिस के ऊपर अन्ना हजारे का अनशन तोड़वाया जा सके। क्योंकि इस बिल को पास होने में तो कम से कम हमारे हिसाब से अगला सेशन लगेगा, क्योंकि इसमें कुछ अमेंडमेंट्स आने हैं, ये बिल में होगा, लेकिन इस पर शायद वो उनको कन्विंस कर लेंगे। प्रधानमंत्री की आपने बात की, मैं 2-3 नई बात आपसे मैं करना चाह रहा था कि हमारे कुछ सांसदों से बातचीत हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर एक तूफान के पहले की जो शांति होती है वो मुझे नजर आ रही है, क्योंकि जिस एमपी से आप मिलिए वो प्रधानमंत्री, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी और ये सारे लोग जो इस पूरे मुहिम को जो हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए वो क्या नहीं बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि एक बिल्कुल जो आप कह सकते हैं कि ये खबर कि कांग्रेस के भीतर से ही प्रधानमंत्री को हटाने की मुहिम जो है कल या परसों तक में शुरू होने वाली है। हो सकता है, बड़ा हो सकता है। एक इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें 2 चीजें चल रही हैं। पहली चीज तो ये चल रही है कि वो एक इंग्लिश में कहावत है, डिफीट इज एन ऑफन विक्ट्री एज 1000 फादर्स। कांग्रेसियों को ये लग रहा है कि शायद मध्यावधि चुनाव जल्दी हो जाए, और उसमें आपको जो आज की स्थिति चल रही है, अगर ये जैसे ही चलता रहता है तो मैं नहीं समझता कांग्रेस को कोई 40-50 से ज्यादा सीटें आएंगी। आज हालत ये है कि ये जो सारे लोग वहां पे आए हुए हैं उनकी पर्सनल स्टेक है इसके अंदर। जो आदमी वहां जा रहा है वो इसलिए नहीं जा रहा है कि वो अन्ना हजारे को सपोर्ट कर रहा है, या इसलिए नहीं जा रहा है कि वो इसको कोई मजा आता है वहां पर। वो इसलिए जा रहा है कि वो करप्शन से मुक्ति चाहता है। और इस सरकार ने मुझे अभी तक मिसचिफ समझ में नहीं आया जो सरकारी बिल निकला। सरकारी बिल में उन्होंने कहा कि जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर तो लोकपाल रहेगा, लेकिन नीचे वाले जो हैं, जो कटिंग एज आता है, जहां पे पासपोर्ट है, राशन है, ड्राइविंग लाइसेंस सब कुछ है, जहां एक्चुअल मैटर करता है। क्योंकि मैं जो कल रात को देख रहा था वहां पे उस रामलीला ग्राउंड में, मैं वो देख रहा था, ये आम आदमी है, मतलब वो जो था तबका वहां पे जो आ रहा था, मैं समझता हूँ यही कोई 8,000 से लेके 10, 12, 15,000 वाले ज्यादा थे वहां पर। राइट, ये तबका वो है जो परेशान है, ट्रैफिक वाले से परेशान है, सबसे परेशान है। कटिंग एज करप्शन बेसिकली। और सरकार ने लोकपाल बिल के अंदर कटिंग एज वाली जो मशीनरी थी उसको लोकपाल में नहीं डाला, क्योंकि लोग तो ज्यादा परेशान हैं बीडीओ से, सीओ से, एग्रीकल्चर अफसर से, इंस्पेक्टर से, सिंचाई विभाग से, कृषि विभाग से। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। दरअसल अमेरिका में क्या है कि कटिंग एज पे करप्शन नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर ऊपर वहां चल रहा है कैपिटलिज्म में करप्शन। हिंदुस्तान में दोनों ही चल रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, और जम के चल रहा है। अब मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आई कि जो मेरी पहली प्रायोरिटी होती कटिंग एज पे करप्शन खत्म करो, क्योंकि वो
क्या मुझे लगता है कि शायद ये एक प्लान बना हो कि ये सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दें, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके राशन का कुछ हो सकता है। मैं आपको बताऊं, ये इतने बेवकूफ नहीं है। इस सरकार के अंदर जो हमारे कई लोग वो यूआईडी के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नंदन नीलेखानी जी को मैंने कुछ बोल दिया तो वहाँ पे कुछ मेरे खिलाफ भी वहाँ पे लिखा गया कि इसको वो कुछ टेक्निकल टर्म्स में थोड़ा डिफरेंस हो गया। सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये मेरे को लगता है इस सरकार की ये प्लानिंग थी कि ये सारा प्राइवेट सेक्टर में डालना है, और प्राइवेट सेक्टर में डालने का प्रॉब्लम ये है कि रेगुलेटर कभी अपॉइंट नहीं करते। इस गवर्नमेंट की खूबी ये है कि प्राइवेट सेक्टर में तो खोल देंगे चीज को, लेकिन एक रेगुलेटर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनली जिसको पूरी पावर्स हो वो कभी ना हेल्थ का बनाया आज तक। तो इसका मतलब है आप तो ये तो बिल्कुल ये तो इसका मतलब है ये बहुत बड़ी माने देश के साथ बहुत बड़ी साजिश हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं ये षड्यंत्र करने में ये सरकार बहुत आगे है। मैं आपको बात बताऊं, आपको सीधा 1,76,000 करोड़ हाँ। और तो भी बहुत सारे स्कैम है। सरदार जी सारे स्कैमों में इन्वॉल्व थे, और सबसे बड़ा जो इस देश में उठ गया है लोगों का विश्वास, वो एक प्रधानमंत्री जिसका चेहरा दिखाते थे हमेशा, जैसे कोई बच्चा कोई रामलीला के अंदर रावण आ जाता तो रावण होता तो है, लेकिन ये था रावण और इसने रामचंद्र जी का मास्क लगाया हुआ था पिछले 6 साल से सरदार जी ने, और सब बोले देखो रामचंद्र जी जीतेंगे इस लड़ाई में। था वो रावण मनमोहन सिंह, अब वो मास्क गिर गया उनके मुंह के ऊपर से। अब जितनी फाइलें निकल रही हैं सारी फाइलों में उनके दस्तखत है, कहीं पे लिख रहे हैं कि उसको दूर रखो मेरे से, जहां चुप रहना चुप रह रहे हैं। आप इससे ज्यादा आप ये देखिए बिट्रेयल किसी प्राइम मिनिस्टर ने किसी कंट्री का किया है? देवेगौड़ा ने भी नहीं किया। आप पिछला उठा लीजिए, इससे ज्यादा करप्शन, इससे ज्यादा बिट्रेयल, इससे ज्यादा धोखाधड़ी इस प्रधानमंत्री ने जो की है, क्या आपके ख्याल में किसी और प्रधानमंत्री ने किया? आपसे मैं सच्ची पूछ रहा हूं आपसे। लाल बहादुर शास्त्री से शुरू हो जाइए आप। नहीं, ये बात में आपकी सच्चाई। कल एक इंटरेस्टिंग घटना घटी। कल कोलकाता में थे किसी यूनिवर्सिटी में, वो डिग्रियां बांटने के लिए। तो वहाँ के जो छात्र थे उनमें से कुछ छात्रों ने इनसे वो डिग्री लेने से मना कर दिया, और बहुत सारे लोग जो है वो अन्ना का कैप लेकर के उनके हाथ में जो लिए भी, तो वो पूरा वहाँ पे वो डाउन उनके। तो ये आप देखिए एक सिलसिला चल पड़ा है। ये आपकी बात में बिल्कुल बात सही है कि लोगों की नाराज़गी सिर्फ सरकार से नहीं है, लोगों की नाराज़गी सिर्फ कांग्रेस पार्टी से नहीं है, लोगों की नाराज़गी अब धीरे धीरे जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर जा रही है। एक बात। दूसरी बात कि लोग तो नाराज हैं ही, इस कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के लीडर्स अब ये चाहते हैं कि किसी तरीके से एक ऐसा नेतृत्व मिले जो पॉलिटिकल डिसीजंस लेने में, कम से कम आप भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते, वो तो सरकार के पूरे एटीट्यूड से मालूम चल रहा है। जो मिस्चिफ जो सरकार कर रही है, अभी भी जो है मामला को फंसा रही है, अभी भी वो जो स्टैंडिंग कमेटी है वो ऐसी बातें कर रही है जिससे ये पता नहीं चल पाता है कि सरकार जन लोकपाल बिल या लोकपाल बिल को एक मजबूत लोकपाल बिल बनाने के लिए वो सचमुच सीरियस है भी नहीं जिस तरह से। क्योंकि अब आप देखिए कि ये पूरा जो मसला है अन्ना हजारे का, इसका पॉलिटिकल सोल्यूशन निकलेगा, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रधानमंत्री के साथ और जो प्रधानमंत्री को सजेशन देने वाले लोग हैं, इनमें से एक भी आदमी पॉलिटिकल नहीं है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, ऐसे वकील जो एक बार पेशी होने के लिए 5 लाख 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ये वैसे लोग हैं जिनको देश की गरीबी, देश की गरीब जनता, मिडिल क्लास के दर्द दुख के बारे में जरा सा भी पता कुछ नहीं, लेना देना भी कुछ नहीं इनका। तो ये ऐसे कैसे कब तक चलता रहेगा? ये देखिए मैं आपको बात बताऊं, सबसे बड़ा जो इस देश में हुआ है कि एक प्रधानमंत्री जिसको बेचा गया कुल्फी के डब्बे की तरह सड़क पे जैसे बच्चे आते हैं सारे, 5 साल तक इस सरदार जी का ईमानदार चेहरा इस सारी दुनिया के आगे रखा गया। इतना बड़ा धोखा किसी डेमोक्रेसी में शायद ही कभी हुआ हो, बाकी कंट्रीज में तो हो सकता है जहां डिक्टेटरशिप हो। ये भी शो करता है कि इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी कितनी स्पाइनलेस है, कितनी स्पाइनलेस और कितनी बिकी हुई और कितनी करप्ट है। देखिए फाइलें तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ से गई, ये तो नहीं की नहीं गई, और काम हमने पहले जो स्कैम्स पे किया आपके 2004 पे, चाहे वो ऑयल एक्सप्लोरेशन का स्कैम था, चाहे उसका था फेक करेंसी का स्कैम था, काम 2004 में शुरू हो गया था लूटने का। सरदार जी ने जिस दिन अपना पद संभाला पहले दिन से इन्होंने वहां पे जैसे वो
कमाई का धंधा शुरू कर दिया। ये नहीं कि वो अपने पास पैसे रख रहे थे, लेकिन वो एक कंडीशन रख दी थी कि भाई तुम सारे काम करोगे, प्रधानमंत्री बनना है। तो उसने कहा ठीक है मैं सारे करूंगा। इस देश की ब्यूरोक्रेसी कोई विसल ब्लोअर एक्ट जैसे जिसकी बात की जा रही है क्यों नहीं लाया जा रहा? कोई आदमी विसल ब्लोअर बन के क्या मर्डर कराएगा अपना? या आरटीआई एक्टिविस्ट के 10, 15, 20 के मर्डर हो चुके 1 साल के अंदर। यह सरकार ना तो किसी ईमानदार ब्यूरोक्रेट को, क्योंकि वो बोलेगा तो घर उसकी रोटी भी गई, सब कुछ गया। ये एक बात आप ये समझिए कि इस देश में जो भी लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि शायद हमारे देश की शायद जो बाहर की सुरक्षा है, जिस तरह यहां काम चल रहा है उल्टा सीधा, परमात्मा जाने कि अगर कहीं चाइना ने अटैक कर दिया इंडिया को, पता नहीं कौन सी चीज काम ना करे उस समय। अगर ये प्रधानमंत्री इतनी सी चीज को नहीं संभाल पा रहा बैठ के, जिसके बारे में अन्ना हजारे का अनशन कब तोड़ा गया। पहले उसको मिनिस्टर्स के साथ बिठाया गया, फिर उसको धक्के मार के निकाला गया, फिर उसको सड़क पे खड़ा कर दिया गया, फिर उसको गालियां दी गई, फिर कपिल सिब्बल ने उसको, किसी ने उसको अमेरिका का एजेंट बोला, किसी ने कहा ये चोर है, किसी ने बोला ये 2.5 लाख रुपए खा गया अन्ना के हजारे के बारे में। आरएसएस का एजेंट है, आरएसएस का एजेंट है, पता नहीं किसका एजेंट है। आप ये कोई होते हैं ना मोहल्ले में गुंडे लुच्चे लफंगे, वो करते हैं ऐसे काम, कभी कोई कुछ कर दिया। ये सरकार है क्या? आप मुझे बताइए। आपने इस कांग्रेस पार्टी का, आज मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे पास फोन आया था कल पीएमओ के एक जॉइंट सेक्रेटरी के आदमी का आया था। वो बोले कि साहब आपका असेसमेंट क्या? वो समझे कि मैं अन्ना जी के साथ होऊंगा वहां पर। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो नहीं गया, मेरे कुछ वहां पर कुछ, मैं सपोर्ट कर रहा हूं उनको पूरी तरह से, लेकिन मैं वहां नहीं जा पाया हूं। तो बोले कब तक चल जाएगी आपके ख्याल में? मैंने कहा चल जाएगी, ये परसों से पत्थर चलने शुरू हो जाएंगे। मैंने कहा जिस दिन अन्ना हजारे को अस्पताल जाना पड़ा, और मेरे ख्याल अभी भी मेरी यही है कि इनकी हालत जो है परसों अस्पताल जाने वाली हो जाएगी। कल का दिन और निकलेगा और परसों के बाद फिर चलेंगे पत्थर, और पत्थर चलेंगे तो ये सरकार वैसे ही यहाँ पे सब उल्टा सीधा हो जाएगा। तो इनको डिसीजन तो लेना ही लेना है, हर हालत में कल लेना है, हर हालत में। परसों तक वो अन्ना जी को जो है वो ब्रीफिंग, उनकी जो मेडिकल चेकअप भी हो रहा है वो 2-2 घंटे बाद हो रहा है इस समय, क्योंकि उनकी किडनी को असर हो सकता है इस समय। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि अगर ये सरकार इतने करप्ट और निकम्मे मिनिस्टर्स की बनी हुई है, करप्शन के बारे में तो मैं नाम गिनाने की जरूरत नहीं, हमने कितने गिना दिए, हाँ। लेकिन कॉम्पिटेंस आप देखिए। आप ये देखिए, कल रात को टीवी पे इंग्लिश के चल रहा था कि सरकार के आगे 7 विकल्प हैं, 7। मैंने दुनिया में तो कोई ऐसी साइंटिफिक थियरी भी नहीं देखी जिसमें 7 ऑप्शन है। 11 प्रपोजल्स हैं, हाँ, और 7 विकल्प हैं। 7 विकल्प हैं, समझिए आप। या इस तरह से बिल को ले आए, या प्राइवेट से ले आए, या उससे कमेटी से ले आए, या नीचे से ले आए, या पता नहीं क्या। अरे ये कोई मैं देखिए, ये शर्मनाक बात है कि पूरा देश जो है आंदोलित है, और देन आल्सो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस एंड यू आर आल्सो माने प्लेइंग माने यू ऑल माने यू आर अप टू ऑल योर डर्टी ट्रिक्स। नहीं, इसमें एक अजीब चीज मुझे कल और नजर आई। एक वो महाराष्ट्र की एडिशनल होम सेक्रेटरी है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, बंसी पता नहीं क्या है, वो आज पेपर में लिखा है वो 2 हफ्ते से आए बैठे हुए दिल्ली में। सारंगी साहब। हाँ। मुझे एक बात बताइए, अन्ना का तो भी 8 दिन हुए हैं ये इसको अनशन शुरू किए हुए, वो 2 हफ्ते से क्या कर रहा था यहाँ पे सारंगी? नहीं, मैं कुछ कह नहीं रहा, वो सारंगी क्या कर रहा था यहाँ पे 2 हफ्ते से? पेपर हम दिखा देंगे आपको। फिर भैया जी आ गए, फिर विलासराव देशमुख आ गया। कौन नेगोशिएटर है भाई? फिर उधर से आवाज आई कि हम बात करेंगे तो सीधा प्रधानमंत्री से करेंगे, किसी और से नहीं करेंगे, बीच के सब दलाल लड़ जाए। वो सब आ रहे हैं वहां पर, हमारी पर्सनल हम आए थे मिलने के लिए, जेब में चिट्ठी है या आधी चिट्ठी या अनसाइंड चिट्ठी है। मुझे ये चीज समझ में नहीं आती, ये कोई न्यूक्लियर सीक्रेट, देश के कोई सीक्रेट्स डिस्कस हो रहे हैं, गवर्नमेंट को बोले ये हमारा स्टैंड है खड़ा होके, और इसको हम अमेंड करने को पब्लिक डिबेट होना चाहिए एकदम। बिल्कुल। दूसरी बात, कल परसों सलमान खुर्शीद जी का हम ध्यान सुन रहे थे, वो बोला अभी थोड़े दिनों में सोनिया गांधी जी आ जाएंगी तो ठीक हो जाएगा।
जब उसने, अब पता नहीं वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, इनका तो ये नहीं पता लगता। अब थोड़े दिनों का लगता तो मतलब 3-4 शायद 5 दिन में आ जाए। सवाल ये है, अगर सोनिया गांधी जी की सेहत अच्छी नहीं है, इस कंट्री को आपको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, या जो भी है, क्योंकि सब तरह की र्यूमर्स उड़े तरह तरह की, वो ठीक नहीं है। मैं सरकार को, इस प्रधानमंत्री और इस पूरी कल्चर को जो कैबिनेट में हुई है, जहां कोई अब बात किसी के बारे में बताता नहीं है, सारी चीजें जो हैं, और आपको एक बात आपको और बताऊं मनीष, ये तो आप शुक्र करो कि ये थोड़े बहुत जो स्कैम स्कूम खुल गए, क्योंकि वो छोटे मोटे आदमी इन्वॉल्व थे इसके अंदर। लेकिन जो अभी और भी स्कैम है, मीडिया को इतना इंडिपेंडेंट नहीं है इस देश के अंदर आज भी। नहीं, वो तो नहीं है ये हम, और एक चीज हम चाहते हैं कि मीडिया का ओनरशिप, इसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करेंगे। हाँ, सवाल मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, मेरा अपना मानना है कि अन्ना हजारे सक्सेसफुल होंगे एजेंडा पूरा वहां पे डिक्टेट करने में, और एक ऐसी एनवायरनमेंट बनेगी कि एमपी खुद ही फोर्स हो जाएगा कि ये करप्शन के खिलाफ इस बिल को पास करो, ताकि अन्ना का अनशन खत्म हो। लेकिन मैं समझ रहा हूं ये प्रॉब्लम वहां भी खत्म नहीं हो रही। आज उन्होंने एक भाषण दिया, पहले सवेरे सुना मैंने, उसमें उन्होंने बोला कि मैं लैंड एक्विजिशन पर आ रहा हूं, कि किसान लैंड एक्विजिशन पे आ रहा हूं। हाँ। फिर उन्होंने ये भी घोषणा की है कि वो जुडिशियल रिफॉर्म के लिए आंदोलन करेंगे, फिर वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए आंदोलन करेंगे। इनको डर है, एक डर तो ये कि सरकार गिर गई। अगर सरकार गिर जाती है तो कांग्रेस की, समझ लीजिए, ये करीब 10 साल के लिए पावर में आना उसका मुश्किल है, जो हालत अब होने वाली है। 5 साल तो आप भूल ही जाइए किसी भी हालत में। एक डर ये है कि अगर साल भर में सरकार गिर गई, जो गिर सकती है, हमें भी नहीं पता कितने तक चलेगी, और इसको पकड़ लिया गया तो ये सारे राज उगलेगा, तो अभी भगा दो इसको। एक आदमी कह रहा है नहीं 1 से ज्यादा साल चलेगी, सट्टा हो रहा है, और जिसका जो चल रहा है, और इसकी पता नहीं सुब्बा राव की इस समय क्या इक्वेशन है। आज की तारीख में आप करप्शन की बात करने जाओ किसी मंत्री से तो एकदम भगा देगा कोई भी हो, क्योंकि माहौल खराब हो गया। इस मुल्क में कोई मंत्री आज की तारीख में डील करने को मेरे ख्याल तैयार नहीं है। दिल्ली का क्राइम, रामलीला मैदान में जब से ये अन्ना हजारे जी बैठे हैं, 35% गिर गया पिछले 8 दिन में, ऑफिशियली दिल्ली पुलिस ने। क्या लुच्चे लफंगे रामलीला मैदान में बैठे हुए हैं? नहीं, मैं इस चीज की ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट है। ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट मैंने इसलिए आरबीआई के उन अधिकारी के बारे में मैंने बातचीत इसलिए भी मैंने उठाई कि अगर करप्शन से लड़ना है तो एक तो पहले आपको अपना माइंडसेट बदलना होगा। देखिए, आंदोलन का असर दिल्ली पे है। दिल्ली पर असर ये है कि जो लोग रेगुलर क्राइम करने वाले लोग हैं, उन लोगों के भी मन में जो है कुछ हृदय परिवर्तन हुआ है, कुछ आत्मचिंतन हुआ है कि पूरे देश की जनता जो है वो भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सड़कों पर है। लेकिन सरकार को देखिए कि सरकार जो है वो इस पूरे आंदोलन को एक टेक्निकल डिसीजंस के जरिए, टेक्निकली, लीगली, लॉजिकली इसको हल करना चाह रही है। कोई उसके ऊपर आत्मचिंतन नहीं है, ग्लानि भी नहीं है कि भाई हमारे सरकार के दौरान जो है इतनी सारी गलतियां हो गई। अगर प्रधानमंत्री पहले दिन ही, दूसरे दिन ही, या कांग्रेस पार्टी के कोई बड़े नेता राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई हमसे गलतियां हुई और आइंदे से जो है हम इसको सुधारने के लिए हम अन्ना जी के साथ हैं, इशू वहीं पे खत्म हो गया होता। नहीं, आप इसमें एक चीज एज्यूम कर रहे हैं कि इनका चरित्र है। देखिए, फर्क क्या आ गया है, आपके दिमाग में ये है कि प्रधानमंत्री का चरित्र होता है ये, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री भी रहे, जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, और मैं इंदिरा गांधी की भी इज्जत करता हूँ, और राजीव गांधी जी का भी ऐसा हाल नहीं था, मैं इनको जानता था। वीपी सिंह रहे, चंद्रशेखर रहे, कुछ इज्जत, चरित्र का प्रिजम्पशन था। ये पहला काम है कि इसके चरित्र के वेश में कोई बिगर चरित्र का व्यक्ति बैठ गया, और उसने जो ड्रामा किया, उसने कहा कि सब मैं तो पॉलिटिक्स। एक क्लैरिटी मैं कर दूं, आप जो कह रहे हैं उसका गलत मतलब भी लग सकता है कि बैड कैरेक्टर नहीं, द एब्सेंस ऑफ एनी कैरेक्टर, माने कोई चरित्र नहीं, वो क्या है, सरदार जी का ये है कि जैसे नौकर होता है घर में, वो मालिक कहेगा दारू ले आओ तो दारू ले आएगा, पानी का गिलास को तो पानी का गिलास ले आएगा। ये प्राइम मिनिस्टर थोड़ी है, ये उस बिजनेसमैन का नौकर है घर में। जिस तरह से गेस्ट आए तो शराब आएगी तो शराब को भी सर्विस कर देता है, पानी गढ़ा का पानी भी ले आता है। ये तो हार्ड नहीं है, ये पागल, ये बेवकूफ का बच्चा है, ये मेरे घर आया हुआ है। मैं आपको बात बताऊं, और
आपको आज मैं आपके दर्शकों के लिए बता भी दूं, मेरे घर अर्जुन सिंह जी और ये कांशीराम जी की एक मीटिंग हुई थी, सोनिया गांधी के रिक्वेस्ट किया था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। 3 घंटे तक सरदार जी को पहले कांशीराम जी ने बोला जब ये आए थे कि मैं 45 मिनट लेट आऊँगा, उनको बिठाए ताकि उनको पता लगे कोई अलायंस नेगोशिएट हो रहा है। हाँ। वो आपके घर में हो रहा था? मेरे घर पर। मैं तो अभी बोल रहा हूँ मनमोहन सिंह, अब मैं मनमोहन सिंह को, ये थोड़ी मनमोहन सिंह मेरे घर आए बहुत बार। मिसेस गांधी ने मेरे को रिक्वेस्ट किया, मेरे मिसेस गांधी से बहुत अच्छे रिलेशनशिप थी। मैं समझता था ये महिला को कुछ मालूम नहीं है, मैं नहीं जानता इनका कैरेक्टर किसी का। मैं क्योंकि खुद चरित्रवान हूं, मैं हर को चरित्रवान समझता हूं। सरदार जी सोफे पे बैठे रहे 50 मिनट तक। मैंने कहा जरा सरदार जी से पहली बार मिला, मैंने कहा मैं इनका जरा पूछ लूं क्या है, क्या इकोनॉमिक्स में मैं कुछ इतना नाम सुना है। मनीष जी, इसको बिल्कुल इकोनॉमिक्स नहीं आती। मैंने कहा, मेरी अभी तक याद है, मैंने मनमोहन सिंह जी को कहा कि आप ये मोबाइल फोन्स के ऊपर इंसेंटिव दीजिए। ये बात है 2000 की, तो जब ये सोनिया गांधी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थी। और मैं आपको बताऊं, 40 मिनट में मेरे को बोलता रहा, विश्व बंधु मैं इन बैंक के क्लर्कों को ठीक कर दूंगा। मैं जो सवाल पूछूं बोलता इन्होंने सारा स्ट्राइक कर देते, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अरे आदमी है, पजामा है तू, माफ करना, मैं आपके बोल रहा हूं। और कोई ऐसी बात नहीं है। अभी अर्जुन सिंह जी की तो डेथ हो गई है, सोनिया गांधी जी तो जिंदा है, मनमोहन सिंह जिंदा है, वो कांशीराम जी की भी डेथ हो गई। तो ये मूर्खों की टोली थी, ये हमको शुरू से मालूम था। लेकिन ये इतने पैसा इतना बड़ा मैनिपुलेट करते हैं, हमको नहीं मालूम था। उसके बाद हमारे जो संबंध थे वो खटास हो गया एकदम, क्योंकि ये पैसे बनाने में लग गए पावर में आकर। अच्छा, तो आप जो सवाल पूछ रहे हैं आप इसका, ये ढकोसलेबाजी है। मैं पूछता हूं, आज तक मनमोहन सिंह जी ने कोई किताब लिखी है अपनी ओरिजिनल? आज तक कोई ओरिजिनल रिसर्च की है? इकोनॉमिस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिस्ट। और मैं आपको बताना भी नहीं चाहता इसके बारे में कुछ और बातें, अच्छा नहीं होगा प्रधानमंत्री के बारे में बोलना मेरे को। बता दीजिए। छोड़ो आप, क्योंकि ऐसा है, आप क्यों समझते हो मैं जो लाल किले रामलीला मैदान पे जो मैंने 27 फरवरी का भाषण दिया, किसी आदमी की हिम्मत हो सकती थी वो भाषण देने की? कई लोग तो पूछ रहे थे कौन सी जेल में आया होगा। अच्छा, नहीं समझे आप? मैंने वहां खड़ा होकर एक एक मिनिस्टर का बोला, इसने इससे खाया, उसने उससे खाया, उसने उससे खाया, उसने उससे खाया। और किसी ने आपको मेरे पास, अब ये भी आप सुन ही लीजिए, अहमद पटेल जी के 2 आदमी आए 2 बार कि आप दूसरी बात मत बोल देना 12 से 2 बजे के बाद वाली, वो आपसे माफी मांग रहे हैं। 2 बार आया। प्रणब मुखर्जी के 2 आदमी आए मेरे पास कि ये नहीं कि कांग्रेस के खिलाफ कुछ मत करो, हमको अपना वो दे दो, अभय दान दे दो। तो हमने कहा ठीक है, हमने कहा सुन, आपने रिक्वेस्ट की, मैंने सुन लिया, क्योंकि मैं कोई क्रूसेडर तो हूं नहीं, आखिरकार मेरी भी लिमिट्स हैं। लेकिन यह नहीं कहा कि आपने गलत था, उसने कहा हमको आगे मत करना, क्योंकि हमको यह बोला गया कि प्रणब मुखर्जी का प्राइम मिनिस्टर, आपने एक और स्पीच दे दी तो कभी बन नहीं पाएगा। कारण क्या है, विश्व बंधु गुप्ता के ऊपर आज तक नाम क्यों? उन्हें पता है इसके पास 70 चीजें और पता है इस आदमी को। और बाबा रामदेव जिसके पास कुछ नहीं है सिर्फ चूरण बेचने के अलावा, वो ठोक ठोक के उन्होंने फेंक दिया उसको वहां पे। क्योंकि बाबा रामदेव किसी, वो हमने आपके प्रोग्राम में बोला था और हमारे में बहुत उनके भक्त चढ़ गए सारे के सारे। हमने कहा वो ज्यादा पढ़े लिखे आदमियों को साथ नहीं रखते, आपके प्रोग्राम में बोल दिया था। सारी दुनिया मेरे पे नाराज हो गई, तुम कैसे आदमी हो? अरे भाई, मैं यहां पे, मैं आपसे मनीष जी बिल्कुल साफ साफ बात करने आता हूं। मुझको क्या लेना बाबा रामदेव से? मैं बाबा रामदेव को आज भी समझता हूं अच्छा आदमी, मैं तारीफ करता हूं उनकी। मैं कहता हूं अपना डर छोड़ो और पढ़े लिखे आदमी अपने साथ लगाओ और आ जाओ। तो सवाल सबसे बड़ा यह है जो मैं आपको बोल रहा था, यह प्रधानमंत्री मजबूरी का नौकर है, इसकी मजबूरी है। और एक बात में हम आपको बता दें, अगर प्रधानमंत्री ये समझ रहे हैं कि ये मूवमेंट यहां से खत्म हो जाएगी, ये खत्म नहीं होगी। इसमें बच्चा इन्वॉल्व हो गया स्कूल का, उसने झंडा उठा लिया हाथ में, उसने देखा है, वो देख रहा है एक आदमी 8वां दिन हो रहा है, वो भूखा मर रहा है, और वो उसको चाहे कुछ भी, उसे नहीं पता जन लोकपाल बिल क्या, कल हम इसीलिए कुछ किसी को नहीं पता, वो बोले अन्ना है, ये करप्शन खत्म कर देगा। अगर सरदार जी इस चक्कर में है, और एक ये बड़ा अच्छा हुआ ये जो हुआ, लोग पॉलिटिशियनों से संभल के रहेंगे कि धोखेबाजी जो होती है, और ये समझना कि ये गृह मंत्री है तो ये ईमानदार है, या ये बात आपने बहुत मजेदार बात बताई
कि जो लोग सरकार की तरफ से डील कर रहे हैं या निगोशिएशन कर रहे हैं, जो आम चर्चा है, जो लोग आपस में बात कर रहे हैं, सरकार के किसी भी पहल पे लोगों को कोई विश्वास ही नहीं होता है। हमेशा ये लगा रहता है कि सरकार अब छल करेगी या कल छल करेगी। नहीं, मुझे एक चीज़ ये समझ में नहीं आई, ये भैया जी कभी वो आ गए, मेरा कोई श्री से कोई वो नहीं है, मैं उनका नमस्कार करता हूँ। श्री आजकल लेटेस्ट जो मीडिएटर हैं श्री चल रहे हैं। रामदेव के साथ भी उन्होंने मीडिएट किया। इसके पीछे एक थ्योरी है, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ कि ये मेरे एक कैलकुलेटेड जिसको बोलते हैं ना गेस्टिमेट्स हैं, लेकिन कई बार गलत हो जाता है। लोग बोलते हैं आपने तो लोगों को तो एक जरा सा मेरे यहाँ जो मैं कह रहा हूँ एक सेंटेंस गलत होगा तो वहां पे 10 ईमेल लगी होंगी। नहीं, मैं आपको बताऊं, सही बात है। नहीं, मैं परेशान हो गया, आपको बताऊं। ट्विटर पे आपने ये बोला था, अरे भैया मेरे 10 में से अगर 8 चीजें निकल आई, 2 नहीं निकली तो मैं मुझे पता है कि मैं कल का क्या होगा, या मैं वहां बैठा हूं। मेरी एक और मुश्किल है। सही बात। श्री किसी एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के आदमी है। सुनिए आप सारा खेल। श्री जो है यहां पर क्या 2 in 1 चल रहा है हर चीज का, और किसी को आप 2 in 1 कह दो तो उसके भक्त जो है, क्योंकि खुद अंधे हैं, वो देख नहीं सकते अपने गुरु का चरित्र, मेरे पे आ जाएंगे अगर मैं गलत निकला है। जरा सा हो ये रहा है यहां पर कि एक पूरा ड्रामा लेआउट किया जा रहा है। मैं नहीं समझता ये सरदार को कोई मीडिएटर की जरूरत है। सरदार को कहीं से हुक्म आना है, जिसका नौकर है ये सब ड्रामेबाजी हो रही है। ये दिखा रही कि सरकार को चिंता है, कभी वो भैया जी जा रहा है, कभी वो जा रहा है, कोई कहता है उनको संत मिलता था, कभी उसके बड़े अच्छे थे, कलेक्टर आया था, फला आता था। ये रोज कहानियां नहीं पेली जा रही है, ताकि इसको जब तक मोटा हुक्म नहीं आता है, गुजरात में बोलते हैं मोटो हुक्म, हाँ, ये मोटो हुक्म वाला है ये सरदार। लेकिन सरदार जी की घंटी उठ चुकी है कल शाम को उन्होंने मेरे को बोला, पीएमओ के जॉइंट सेक्रेटरी के आदमी ने, कि अगर हम एक प्रपोजल आपको दें जो प्राइम मिनिस्टर कंसीडर करने को तैयार है, जो उसके पास है, क्या आप जाके अन्ना से बात कर लेंगे? मैंने कहा मुझे प्रपोजल बताइए, मैं तब तो बोलूं। जो प्रपोजल दिया गया वो प्रपोजल अन्ना की 92-93% डिमांड्स को मान रहा था। सुन लीजिए, हमने बड़ा ध्यान से सुना। वो सिर्फ जन लोकपाल के 4 बेंचेस बना रहे थे अलग अलग। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, इंडिपेंडेंट कर रहे थे। मैंने कहा मुझे कोई, कहने लगे सरदार जी के पास पड़ा हुआ है और आपकी हो सकता है हम आपको मीडिएटर की तरह भेजें। मैंने कहा मेरे अरविंद केजरीवाल से रिलेशनशिप ठीक नहीं है, क्योंकि और कुछ नहीं, वो बिहेवियरल प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है ऐसा मेरे उनके कोई वैचारिक मतभेद नहीं है। हम तो अन्ना के हक में हैं, लेकिन वो थोड़ा कुछ ऐसे चलते हैं, माफिया स्टाइल चलते हैं थोड़ा सा वो। तो मैंने कहा, सीधा बोला, मैंने कहा मेरे नहीं, लेकिन मेरे अन्ना से सीधे रिलेशन है, मैं अन्ना से जाके बात कर लूंगा, प्रोवाइडेड आप मुझे प्राइम मिनिस्टर ये अनाउंस करे और मेरे साथ। कहने लगे आपके साथ जॉइंट सेक्रेटरी जाएगा पीएमओ का। मैंने कहा मेरे साथ चले, पीएमओ का जॉइंट सेक्रेटरी चले, अन्ना से मैं बात कर लूंगा और अन्ना को मैं कन्विंस भी कर दूंगा, इसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या फर्क नहीं है। वो फोन कॉल रात तक मेरे को वेट करने को बोला गया, वो नहीं आया किसी कारण से। उसमें यह भी हो सकता है उन्होंने मेरा नाम सुझाया और अरविंद केजरीवाल ने उसको शूट डाउन कर दिया, क्योंकि ये भी अच्छा, मुझे उससे कोई फर्क नहीं, मैं तो कोई इंटरेस्टेड नहीं हूं। मेरे को तो पीएमओ से फोन आया था, कर दिया वो शूट, उससे मुझे कुछ फर्क, मैं तो कॉज के लिए हूं। बल्कि रात को आपने देखा कितना मैंने सपोर्ट किया, मैं अच्छा, ये आप ये समझ लीजिए, ये परसों तक ये बिल हर हालत में लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो जाएगा किसी न किसी फॉर्म में। इस बिल के अंदर थोड़ा समय लगेगा, इसमें कई चीजें हैं जो बिल्ड इन होंगी, तो इसलिए अन्ना को ये सोचे कि ये पूरा पास हो जाए तब होगा, ये अन्ना जी का जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि इस बिल में लीगली अगर आप उनमें फ्लॉज जो कुछ करना है उसके बिना वो पास होना भी नहीं। लेकिन एक समस्या है कि सरकार अगर ये कहे कि भाई हम सबका, आपने जहां तक कहा कि भाई ये टाइम लगेगा, लेकिन सरकार की बात पे विश्वास करने के लिए आज के डेट में कोई तैयार नहीं है। पिछली बार भी इन्होंने कहा था कि भाई 5 लोग मिलकर के हम लोग ड्राफ्ट तैयार करेंगे, 5 लोग इन लोगों ने सिविल सोसाइटी के साथ बातचीत की, बैठकें हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन जब बिल आया तो कोई सारी बातें जो है। ऐसा है, ये सब रामलीला कर रहा था मनमोहन सिंह, बदमाशी कर रहे थे, इनकी कोई नीयत नहीं थी। आप गवर्नमेंट का लोकपाल बिल देख लो उठा के, वो तो 10 पन्ने का 9 पन्ने का ड्राफ्ट है, तो अच्छा है। मैं एक बात बोलता हूं, आप जन लोकपाल बिल लाइए पार्लियामेंट में, ये सीबीआई क्यों नहीं छापे मार रही सारी जगहों के ऊपर, जितने ये कटिंग एज के गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, सारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं डिफाइंड।
आपका चरित्र आपके कार्यों से पता लग जाता है। आज तक छापे पड़े हैं करप्शन के, जनरल छापे पड़े हैं आज तक। दिल्ली में इतना ज्यादा ये अनाज महंगा हुआ पिछले 1.5-2 साल में, एक छापा पड़ा नई सड़क पर। दूर दूर कहीं छापा पड़ता भी है दूसरे शहरों में या कहीं दूसरी जगह पे, ये तो वो भी कॉन्कॉक्टेड होता है। कॉन्कॉक्टेड होता है। आप मुझे बताइए, कहीं इस गवर्नमेंट ने कोई ऑनेस्टी की कोई कदम लिया है? वो कॉमनवेल्थ गेम्स भी क्योंकि पैसा खाना था इसलिए कराए गए। ये अगर टेंपल भी जाएंगे और पुजारी का मुंह उधर हो जाएगा तो साले भगवान के पैसे उठा के भाग लेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा, ये ऐसे चोर हैं ये। पुजारी अगर गलती से उधर चला गया मूर्ति छोड़ के, तो और जो पैसे दे गए थे वो लेके भाग जाएंगे। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड रिलीज कर दिया है कि मैं हाउ मच मिसेस गांधी ट्रस्टेड मी, सोनिया गांधी जी। और जब न्यूयॉर्क गई हैं तो एक डायलॉग बोलकर गई हैं हमारे बारे में। आईबी ने बोला, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई विश्व बंधु गुप्ता इज सो एंग्री। क्योंकि मैंने उनकी मदद इसलिए की, मेरे राजीव गांधी से ताल्लुकात थे, वो सब जानते हैं। मैं उनका एडवाइजर था। मैं उनको, ही वाज ए फार मोर सिंसियर मैन देन व्हाट दिस वुमन इज। लेकिन आप उसके बाद आप तो पैसे बनाने में लग गई सारी मंत्रियों के साथ, बस पैसे वाले हो गए सारे के सारे, वहां पे कैप्चर कर लिया सारा कैबिनेट। अरे आप मुल्क का क्या हो रहा? हमको यहां पर कोई, मैं अगर किसी पॉलिटिशियन से मिलता हूं तो मेरा ये होता है कि उसको कुछ सलाह दे सकूं कि हाउ टू इंप्रूव द कंट्री, और मेरा क्या लेना देना मेरे को। तो ये आप ये समझ लीजिए। लेकिन ये बात निश्चित है कि अन्ना की जो सारे सप्लीमेंट्री बिल्स आएंगे, और मैं समझता हूं अन्ना का अनशन परसों तक, या मैं तो भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं खत्म हो जाएगा, मेरी अपनी असेसमेंट, या कल रात को ही हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे विश्व बंधु गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि इनका अपना असेसमेंट है कि परसों तक ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन चिंता हमारी ये है कि अगर ये खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जो विश्वास अन्ना हजारे की टीम को सरकार पे होनी चाहिए, और सरकार ने जिस तरीके से अब तक इस मामले को हैंडल किया है, पिछले अनशन से लेकर आज इस वक्त तक, उससे ये तो बिल्कुल साफ नहीं होता कि सरकार सचमुच कोई ग्राउंड कंसीड करना चाहती है। सरकार के बिहेवियर से ये लगता है कि सरकार कोई टेक्निकल कोई गेम खेल रही हो। समस्या ये है कि नौजवान सड़कों पर है। खुदा न खास्ते इस देश के अंदर में किसी टीवी कैमरे के सामने कुछ दुर्घटना हो जाए तो जो आग फैलेगी उसे रोकना किसी भी सरकार के बस की नहीं होगी। हम आशा करते हैं कि अब तक जिस तरीके से अन्ना के दीवानों ने शांति बनाए रखा है इस देश के अंदर में, वैसे ही शांति आगे भी बनी रहे। और आशा ये करना चाहिए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे का ये आंदोलन रंग लाए और एक मजबूत लोकपाल या भ्रष्टाचार से लड़ने के कोई और भी कानून और भी इंस्टीट्यूशंस तैयार हों। धन्यवाद।